वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे लास्ट क्लास में विमीय समीकरणों की और उसकी सहायता से हमने उसके अनुप्रयोगों को भी समझा था। आज अपनी बात करने वाले हैं विमीय समीकरणों के सीमा बंधन यानी कि उसकी बाउंडेशन। जहाँ विमीय समीकरणों का यूज भी होता है वहीं पे उसकी कुछ कमियाँ भी होती है। तो आज अपने सबसे पहले उन कमियों को समझेंगे कि विमीय समीकरणों की क्या क्या कमियाँ हैं। जब हमने एक एग्जाम्पल लिया था उस केस में यदि आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि भाई कोई भी नियतांक k है उसका मान हमें 2π प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये फॉर्मूला एक बार देखा था कि नियतांक का मान है वो प्रयोगों से हमें 2π प्राप्त होता है। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे डेरिवेट नहीं की थी, हमने ये नहीं देखा कि k का मान 2π आया कैसे। विमीय समीकरणों का यूज़ कर रहे थे। एक्चुअल में विमीय समीकरणों से हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि किसी पर्टिकुलर नियतांक का मान कितना होता है। मतलब ये हो गया कि पहला उसका बाउंडेशन ये हो गया कि आप विमीय समीकरणों की सहायता से किसी भी नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। नियतांक का मान ज्ञात नहीं हो सकता। नियतांक का मान तो प्रयोगों से ही निकल के आता है, एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके पश्चात किसी भी नियतांक का पर्टिकुलर मान निकल के आता है। तो पहली बाउंडेशन या सीमा ये हो गई कि हम कोई भी सूत्र डेरिवेट कर रहे हैं या फिर बहुत सारी राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं और उसमें कहीं नियतांक आ गया तो उस नियतांक को आप विमीय सूत्र की सहायता से सोल्व नहीं कर सकते, उसका मान नहीं बता सकते। दूसरा बाउंडेशन, यदि किसी फॉर्मूले में या यूँ मान लो कि कोई भी भौतिक राशि है वो कुछ एक अन्य राशियों पर डिपेंड कर रही है, यदि वो भौतिक राशि 3 से ज़्यादा अन्य राशियों पे डिपेंड करती है तो फिर आप उस भौतिक राशि का सूत्र नहीं बना सकते। कुल मिलाकर के यूँ मान लो कि एक भौतिक राशि 3 अन्य राशियों पे डिपेंड करती है तो कुल राशियाँ 4 हो गई। एक तो मूल जो राशि है जिसका सूत्र में बनाना है और वो 3 अन्य पे निर्भर कर रही है, तो ये 4 कुल राशियाँ हो गई। इन 4 राशियों के मध्य आप संबंध बता सकते हो। लेकिन यदि वहीं पर यूँ कह दिया जाए कि एक भौतिक राशि है वो अन्य 4 या उससे ज़्यादा राशियों पे डिपेंड कर रही है तो फिर उन 5-6 बनने वाली कुल राशियों के मध्य आप संबंध नहीं दर्शा सकते। तो विमीय समीकरणों का दूसरा बाउंडेशन होगा कि 3 से अधिक राशियों की निर्भरता पर आप उसका सूत्र नहीं बना सकते। ओके, अपने नेक्स्ट सीमा बंधन की यदि बात करें तो विमीय समीकरणों का जब भी अपने यूज में लेते हैं उसकी सहायता से हम ये नहीं बता सकते कि हमने जिस भौतिक राशि के सूत्र को डेरिवेट किया है या फिर संबंध स्थापित किया है वो भौतिक राशि सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, यानी कि उस राशि के सदिश और अदिश होने का हमें पता नहीं चलता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। और चौथी बात, चौथा बाउंडेशन क्या होगा कि यदि किसी भी फॉर्मूले को जब आप डेरिवेट कर रहे हो या संबंध स्थापित कर रहे हो उसके अंदर कोई एंटी लॉग की वैल्यू आ गई, जैसे कि ई की पावर में आ गई, या लॉग की वैल्यू आ गई जैसे log 2 log 3 या फिर कुछ और वैल्यू आ गई, तो लघुगणक चरघातांकी ये यदि अपने और जैसे कोस थीटा है, साइन थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी वैल्यू आ गई तो एंटी लॉग की कोई भी वैल्यू हो, लॉग की कोई भी वैल्यू हो, ट्रिग्नोमेट्री कोई भी वैल्यू हो जैसे साइन थीटा कोस थीटा या फिर log x या फिर e की पावर x जो भी आता है, ऐसा यदि अपने आता है तो उसकी वैल्यू भी आप विमीय समीकरणों से ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे लघुगणक की कोई भी वैल्यू आती है, चरघातांक की कोई भी वैल्यू आती है, त्रिकोणमिति की कोई भी वैल्यू आती है, तो उन केस में आप इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, सूत्र में आप नहीं बता सकते कि किसका मान कितना होगा। तो ये विमीय समीकरणों के कुछ के हानियाँ भी हैं, बाउंडेशन भी हैं, इनके यदि यूज है तो उसकी कुछ कमियाँ भी होंगी, तो कमियाँ भी आपको याद रखनी होगी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विमीय समीकरणों के कोई 2 या कोई 4 सीमा बंधन बताइए या लिखिए। तो ये था अपने पास विमीय समीकरणों के सीमा बंधन। अब अपने आगे टॉपिक पर बात करने वाले हैं लंबाइयों का मापन किस प्रकार से होगा। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है लंबाइयों का मापन। एक्चुअल में क्या होता है कि जो कुछ डिस्टेंस की, कुछ दूरी की जो लंबाई होती है या फिर कुछ डिस्टेंस होती है उसको आप मीटर स्केल से माप सकते हो। जैसे कि 1 मीटर, 2 मीटर या 4 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, जहाँ तक संभव हम माप सकते हैं।
लेकिन हमने कोई ये बोल दे कि यहाँ से चंद्रमा की दूरी मापिए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापिए, या पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी मापिए, या पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापिए, तो क्या मीटर स्केल की सहायता से उस दूरी को मेज़र करना संभव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। या फिर कोई हमें ये बोल दे कि मिट्टी का एक कण है, छोटा सा, जो मिट्टी है, रेत है, उसका कण है, आप उसको मेज़र कीजिए, मापिए, तो क्या आप स्केल की सहायता से उसको माप पाओगे? कोई हमें बोल दे कि अपने सर का जो बाल है उसकी मोटाई मापिए, तो क्या आप माप पाओगे? मतलब ये हो गया कि कुछ एक दूरियां, कुछ एक लंबाइयां ऐसी होती हैं जिनको आप मीटर स्केल की सहायता से नहीं माप सकते हो। तो उन दूरियों को मेज़र करने के लिए कुछ अलग ही प्रकार की व्यवस्थाएं काम में ली जाती हैं। वो व्यवस्थाएं क्या होंगी, अपने उसका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले अपने लंबी दूरियों, वृत्त दूरियों का मापन करना सीखेंगे। जैसे चंद्रमा की दूरी है पृथ्वी से, या किसी ग्रह, उपग्रह या सूर्य की दूरी है, वो अपने ज्ञात करने वाले। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे वृत्त दूरियों का मापन। सपोज दैट अपने पृथ्वी पे खड़े हैं और हमें किसी ग्रह की डिस्टेंस को मेज़र करना है। मान लो कोई चंद्रमा है, चंद्रमा की दूरी कितनी है वो हमें मेज़र करनी है, वो हमें मापनी है। तो हम क्या करते हैं कि इस प्रकार की डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा होती है उसको मापने के लिए लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का? लंबन विधि। अब ये लंबन क्या होता है? अपनी आँखों के सामने सपोज दैट कि ये एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को हम बारी बारी से दोनों आँखों से देखेंगे। एक बार एक आँख को बंद किया, उस पॉइंट को देखेंगे, फिर अपने दूसरी आँख को बंद करेंगे, फिर उसी पॉइंट को देखेंगे। ऐसा मोस्टली बच्चे अपने स्टूडेंट लाइफ में या फिर बचपन में ऐसा बहुत सी बार करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट है वो अपने दो अलग अलग स्थानों पे विस्थापित हो रहा है, यानी कि हमें विस्थापित होता हुआ प्रतीत होता है। मतलब एक आंख से देखेंगे, एक आंख को बंद करके, तो ये हमें अलग स्थान पे दिखाई देगा, और दूसरी आंख को बंद करके दूसरी आंख से फिर एक पहली आंख से देखेंगे तो हमें ये किसी दूसरे स्थान पे विस्थापित होता हुआ नजर आएगा। मतलब एक ही पॉइंट की दो पोजिशन हमें नजर आएंगी। ये जो व्यवस्था होती है वो लंबन कहलाती है। और यहाँ पे अपने जो भी प्रेक्षण पॉइंट है, प्रेक्षण पॉइंट कौन सा है? इस पॉइंट को अपने मेजर किया एक बार एक आंख से, फिर दूसरी आंख से, तो यहाँ पे प्रेक्षण बिंदु अपनी दोनों आईज हो गई हैं, दोनों आंखें अपने प्रेक्षण बिंदु हो गई हैं। तो इन दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होती है उसको आधारक कहा जाता है। क्या कहोगे? आधारक। यहाँ पे दोनों आंखों के मध्य की जो भी डिस्टेंस है वो अपनी आधारक बन जाएगी। तो लंबन हमने किसे कहा कि किसी भी पॉइंट को जब अपने दोनों आंखों से बारी बारी से देखते हैं तो उस बिंदु की स्थिति हमें विस्थापित होती हुई प्रतीत होती है। इस प्रक्रिया को अपने लंबन कहते हैं। और यहाँ पे दो प्रेक्षण बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होती है वो आधारक कहलाती है। और इस केस में, अपने एक्सपेरिमेंट के केस में, जो भी आधारक है वो दोनों आंखों के मध्य की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लंबन विधि एक्चुअल में होगी क्या? बात करेंगे लंबन विधि। हमने लंबन को तो समझा, लंबन क्या होता है। अब अपने ये भी समझेंगे कि लंबन विधि क्या होती है और लंबन विधि की सहायता से आप डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो। तो सपोज दैट कि ये पृथ्वी है, ओके, यहाँ पे कोई ग्रह हो गया पॉइंट P पे, ठीक है। तो इस ग्रह की हमें पृथ्वी से दूरी है, जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो मेजर करनी है। उसके लिए अपने क्या करेंगे? पृथ्वी के दो अलग अलग पॉइंटों A और B से इसको देखेंगे। ये वही बात हो गई कि अपने पास एक पॉइंट था यहाँ P, यहाँ पे अपनी एक आंख है, यहाँ पे अपनी दूसरी आंख है, ओके। तो A और B दो अलग अलग पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा दूरी पे दो पॉइंट हैं। उस पॉइंटों से एक साथ, मतलब एक व्यक्ति एक पॉइंट पे खड़ा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे पॉइंट पे खड़ा है, तो एक साथ उस पॉइंटों से इस किसी ग्रह P को या P पॉइंट को देखा जाएगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी, ओके। तो भाई ये पृथ्वी के दो पॉइंट है। अब यहाँ पे A से लेके B तक की जो भी डिस्टेंस है ना, वो इसका आधारक कहलाता है, जिसको आप स्मॉल b नाम दे दो। तो इन पॉइंटों से भी इसकी दूरी होगी निश्चित। इस दूरी को आप कितना मान लोगे? S मान लोगे। और यहाँ पे उस बिंदु पे जो भी एंगल बनता है थीटा, उसको अपने लंबन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? लंबन कोण कहते हैं। अब एक्चुअल में क्या होगा, जैसे कि मान लो अपने एक पॉइंट है यहाँ पे है, तो दूसरा पॉइंट मान लो 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर। ये ग्रह तो हजारों किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, हजारों लाखों किलोमीटर दूर है।
तो इस ग्रह की जो भी डिस्टेंस होगी पृथ्वी से, जो कि हमने एस मानी है, वो इस 5 किलोमीटर यानी कि बी की तुलना में तो बहुत ज़्यादा होगी, अर्थात बी का जो मान होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। तो बी में यदि आप एस का भाग लगाते हो तो इसका मान तो 1 से कम आएगा। बी का मान मान लो 5 किलोमीटर है, एस का मान तो मान लो 5 लाख किलोमीटर है। कितना? 5 लाख किलोमीटर है। तो भाई जाहिर सी बात है कि 5 में 5 लाख का भाग लगाएंगे तो वैल्यू 1 से कम आनी है। ऐसा यदि आपको प्राप्त होता है तो थीटा का जो मान होता है वो अति अल्प यानी कि बहुत कम, 1 डिग्री, आधा डिग्री या 1.25 डिग्री, ऐसा हमें कुछ प्राप्त होगा। थीटा का मान क्या होगा? अति अल्प प्राप्त होगा। तो बच्चों उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में आप ऐसा मान सकते हो कि ये पी पॉइंट है और इस प्रकार से अपने एक वर्ताकार भाग बन रहा है। उस वर्ताकार भाग के लिए ए बी है वो एक चाप है। मतलब समझ गए बात को? ये सपोज दैट कि एक वर्त हो गया, ये केंद्र बिंदु हो गया, यहाँ पे एंगल आप बहुत छोटा बनाओ, बहुत छोटा, 1 डिग्री, तो ये जो डिस्टेंस है ना वो ए से लेके बी तक, ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे कुछ बनेगी। एंगल बहुत छोटा है, हालांकि ये भी बहुत बड़ा है, ये लगभग 15 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास है, इससे भी कम कर दो, लगभग 1 डिग्री कर दोगे ना तो ए बी मान और भी छोटा होगा। तो ये जो ए बी डिस्टेंस होगी ना वो इस वर्ताकार भाग का चाप बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चाप। हम ज्ञात क्या कर रहे हैं? एस, पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो एस ज्ञात आपको करना है। ये चाप कितना होगा, कैसे होगा, उसको देखते हैं और इसकी वैल्यू किस प्रकार से निकलेगी फिर। सो कुल मिलाकर के क्या होगा कि ये तो चाप हो गया, ये फिर उस वर्ताकार भाग की त्रिज्या बन जाएगी। एस यहाँ पे क्या बन जाएगा? त्रिज्या। ये यहाँ पे क्या हो गया? कोण। ये यहाँ पे क्या हो गया? चाप। हमें ज्ञात क्या करना है? एक प्रकार से त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। तो कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या होगा? त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? चाप बटा कोण। और त्रिज्या एस बराबर क्या हो जाएगा? चाप यहाँ पे ए बी है, बटे में कोण कितना है? थीटा है। और ए बी को आप क्या बोल सकते हो? स्मॉल बी, बटे में आ जाएगी थीटा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप ये डिस्टेंस है वो मेज़र कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है वो किस में होना चाहिए? वो रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियन में मेजर होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो बी है वो मीटर में है, स्टैंडर्ड मात्रक दूरी का मीटर होता है, थीटा का कोण का मात्रक रेडियन होता है। तो आप आसानी से एस ज्ञात कर सकते हो, जिसके लिए आपको बी और थीटा पता होना चाहिए। थीटा बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। साइंटिफिक लैंग्वेज की यदि मैं बात करूं तो इस प्रकार से यदि दो दूरियां अपने को मिल जाए एक पर्टिकुलर एंगल बनाती हुई तो आप आसानी से वो कोण ज्ञात कर सकते हो। और ये डिस्टेंस तो आप मीटर में या किलोमीटर में मेजर कर सकते हो कि भाई एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है वो कितने किलोमीटर या मीटर की दूरी पे है। तो बी और थीटा ज्ञात करना बहुत आसान होता है। उस केस में आपको ये दूरी एस मिल जाती है, चाहे ये दूरी कितनी भी दूरी लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर क्यों न हो, फिर भी आप इसको आसानी से मेजर कर सकते हो। तो ये था अपने पास एक लंबन विधि जिसमें एस बराबर बी बटे थीटा के आधार पे आप वृत्त दूरियों का आसानी से मापन कर सकते हो। तो आज तो हमने बात की है कि लंबी दूरियों का मापन कैसे होगा, कल अपने बात करेंगे सूक्ष्म दूरियों का मापन कैसे होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।